So this is part 4 of nature and significance of management. Here we will discuss about the levels of management, functions of management and coordination. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, जैसे एमडी हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब आप पूछोगे एमडी जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का एमडी है, ठीक है। सीईओ जैसे एग्जांपल ले लो सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, ठीक है। तो ये जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं जैसे एमडी, सीईओ, ये सारे कौन होते हैं, ये सब डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज का, और क्या करते हैं, प्लान्स फॉर्म करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, रिसोर्सेज असेंबल करते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखते हैं कि उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर और भी बहुत सारे टाइप के, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इन पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाया है उसे इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है। पॉलिसीज़ और प्लान्स तो बन गए लेकिन अब एग्जीक्यूशन की बारी है, तो ये मिडिल लेवल का काम है। और क्या करते हैं ये लोग जो काम होते हैं, ठीक है, प्लान्स बन गया, एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा काम को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तुम ये काम करना, सेल्स डिपार्टमेंट तो ये तुम्हारा ये काम है, परचेज डिपार्टमेंट तुम्हारा ये काम है, बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट तुम्हारा ये काम है, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि येस यू कैन डू इट। कभी कभी एम्प्लॉयज़ डिस्करेज हो जाते हैं तो ये लोग मोटिवेट करते हैं। ये लोग मोटिवेट इस तरीके से भी करते हैं, समझ लो आप इतना काम करो देन यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा ओवर टाइम होता है ना, वैसा। फिर ये लोग जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो रिक्रूट करते हैं नए नए एम्प्लॉयज़ को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सुपरवाइजरी लेवल आ गया या फिर लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल। तो इनका क्या क्या फंक्शंस है, ये इनका फंक्शन है कि जो भी कस्टमर होते हैं उनका कोई ग्रीवांसेस है, समझ लो कोई प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट है, कुछ डिफेक्ट है, तो उसे क्या करना, उसे ठीक करके वापस देना कस्टमर्स को। फिर अच्छा वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे जहाँ वो वर्कर्स काम करे वो हाइजीनिक हो, गंदा ना हो। फिर अच्छा वर्कर्स की सेफ्टी भी देखना, जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में क्या होता है ना, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है वर्कर्स को काम करते करते क्या होता है, कभी कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी किसका होता है, उनका सेफ्टी देखना वर्कर्स का, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। फिर ये भी ये लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहा है कि नहीं, कैसे, अरे पता चला कि वहाँ वर्कर्स तो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वहाँ ताश खेल रहे हैं बैठ के, तो ये काम करने के टाइम में ताश खेल रहे हैं, तो ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं हो रहा है, क्योंकि मशीन्स तो चल रहे हैं बट वहाँ बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो ये क्या रिसोर्सेज मिसयूज़ हो रहा है ना, उन्हें पैसा भी मिल रहा है और रिसोर्सेज भी मिसयूज़ हो रहा है, तो ये वो लोग इंश्योर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक मेमोरी टेक्निक बनाया है SDPOC। S for staffing, D for directing, P for planning, O for organizing and C for controlling। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्लानिंग इज़ डन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, ठीक है। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वैसा हमारा प्लानिंग रहेगा। अब समझ लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 लाना है अकाउंट्स में, तो उसके लिए मेरा प्लानिंग भी वैसे ही होगा कि मुझे रोज़ बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे,
ठीक है। अगर मेरा टारगेट रहा नहीं 100 नहीं लाना है, चलो मुझे 50 लाना है, तो मेरा प्लानिंग कैसे रहेगा, नहीं उतना नहीं पढ़ना है, राइट। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस का भी प्लानिंग होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तो अब प्लानिंग तो हो गया, लेकिन अब उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजर इज़ टू establish organizational structure to execute plan। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होता है ताकि प्लान एग्जीक्यूट हो पाए, मतलब प्लान कर पाए। फिर स्टाफिंग इन्वॉल्व करता है मार्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, मेमोरी टेक्निक, इसे आपको याद रखो तो आपको पूरा पॉइंट याद रहेगा। इसमें क्या है, एम फॉर मेंटेन करना अच्छा रिलेशन एम्प्लॉयज़ के साथ, ए फॉर अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को, अच्छा एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट तो कर लिए, लेकिन उसे अभी काम भी तो दे दो, अच्छा तुमको ये काम करना है। फिर सिलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को कि बेस्ट कौन सा एम्प्लॉय बेटर है और उसको कौन सा पहले आगे जाकर उसको प्रमोशन मिलना है या नहीं, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग में क्या है कि काम तो मतलब स्टाफिंग तो हो गया, अब डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ काम जो कर रहे हैं उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ हैं, कर पा रहे हैं नहीं, राइट। देन कंट्रोलिंग में क्या होता है कि वो एंड प्रोसेस होता है, एंड पार्ट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आज मैंने सोचा दिन भर में मैं ये चीज़ पढ़ूंगी, BST पढ़ूंगी, अकाउंट्स पढ़ूंगी, ठीक है। एंड ऑफ द डे में मुझे पता चला कि मैंने सिर्फ अकाउंट्स किया, 2 सम्स, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने अपना, अब इसमें क्या मैंने किया, कंपैरिजन किया अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस कि मैंने सिर्फ 2 सम्स किया। सो प्लान्ड परफॉर्मेंस मैंने सोचा था 10 सम्स करूँगी और BST 1 घंटे पढ़ूंगी, तो ये डिफरेंट, तो यहाँ बोल रहा है कंपैरिजन मैंने किया एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस का। तो ये हुआ क्यों, मैंने सोचा अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ भाई, तो पता चला कि मैंने तो दिन भर नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। तो अच्छा अगले दिन से क्या करना है, फ़ोन को अपने पास नहीं रखना है जब मैं पढ़ रही हूँ, तो ये करेक्टिव एक्शंस मैंने ले लिया। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी अपना करेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस कंपेयर करता है, उसके बाद वो देखता है क्या क्या डेविएशन है, क्यों मुझे एज़ पर प्लान परफॉर्मेंस अपना रिजल्ट नहीं मिला, और उसके हिसाब से वो करेक्ट एक्शंस लेता है। तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर ये चाहिए होता है एट ऑल द लेवल, सारे मैनेजमेंट के लेवल्स में चाहिए होता है, एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये आप रीड कर लो। फिर नेक्स्ट क्या है, नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो नेचर या फिर फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन का, पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। कैसे, कोऑर्डिनेशन अराइजेज व्हेन different individual coming from different backgrounds have different styles of works together। तो कोऑर्डिनेशन में कब ज़रूरत पड़ता है, जब अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और डिफरेंट स्टाइल में काम करते हैं, तब जाकर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज़ या फिर बाकी इंडिविजुअल्स की जो एफ़र्ट हो वो यूनाइट हो पाए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम लोग यूनाइटेड होते हैं ना, तो बाहर के लोग डैमेज ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर सकते। जैसे घर पे ही देख लो, अगर घर पे ही झगड़ा होता है तो बाहर के लोग इसका फ़ायदा लूटते हैं या फिर बहुत लोग हंसते भी हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम है, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहता है हर जगह हर समय चलता रहता है, नॉन एंडिंग फंक्शन, ठीक। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक परवेसिव है, मतलब कि ये यूनिवर्सल फंक्शन है, ये हर लेवल्स
में चाहिए होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे एमडी, सीईओ, सीएफओ सारे मिलकर ही ना डिसीजन लेते हैं। तो अगर इन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या ये डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। ठीक है, वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब डिपार्टमेंट्स को भी साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। जैसे सामान आता है परचेज डिपार्टमेंट से, फिर वहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, तब जाकर सेल होता है। तो इन लोगों को कोऑर्डिनेट होना भी ज़रूरी है। तो बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट, है ना, इंटरडिपेंडेंट है। सो नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है जब बिज़नेस बहुत ग्रो करने लगता है या फिर बिज़नेस का साइज़ बड़ा होने लगता है, तो फिर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। जब समझ लो शुरुआत में जब हम बिज़नेस शुरू किए तो एक पर्सन था, सिर्फ मैं थी। फिर धीरे धीरे बिज़नेस और ग्रो होने लगा, 10 हुए, 15 हुए, 100 हुए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तब बिज़नेस तब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं साथ में, है ना। फिर नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग काम करते हैं, बट वो लोग एक दूसरे से लिंक रहते हैं, राइट। तब यहाँ जाकर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन स्पेशल कोऑर्डिनेशन होने से क्या होता है, सारे स्पेशलिस्ट एक डायरेक्शन में काम कर पाते हैं। इससे क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट अचीव हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल।